नमस्कार, हम हैं हिमाचल प्रदेश में, एक छोटा राज्य लेकिन बहुत ही प्रगतिशील राज्य। इस राज्य में अगर हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या फिर डेवलपमेंट के बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो ये राज्य बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन बाकी राज्यों की तरह इस राज्य में भी कुछ समस्याएं हैं। माहौल है लोकसभा के चुनावों का। यहाँ पर लोकसभा की 4 सीटें हैं जिस पर 2014 के चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एक बार फिर बीजेपी इन 4 सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश में है। हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी। जयराम जी, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आपको क्यों लगता है कि इस बार भी जनता जो है 4 सीटें जो है बीजेपी को मिलेगी? 5 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में देश में बहुत बेहतर रहा है। नई योजनाओं की शुरुआत, गरीब छोटे वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से लाभ, और उसके साथ साथ में जो देश को एक सम्मान, एक स्थान जो पूरे दुनिया में हासिल हुआ है इन 5 वर्ष के कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में भारत की पहचान जो है बहुत एक अहम स्थान पर पहुंची है। इन सारी बातों को लेकर के हम कह सकते हैं कि एक मजबूत नेतृत्व जो देश को मिला है, जिसकी देश को बहुत लंबे समय से आवश्यकता थी, इंतज़ार था, वो पूरा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में देश अभी भी महसूस करता है कि अभी भी जो है मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बनना देश के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है कि लोकसभा के चुनाव हैं तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं, जो कामकाज है, उसका लोग जो हैं उसको देखेंगे और उसी हिसाब से वोट करेंगे। देश में क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार की परफॉर्मेंस पर भी कहीं ना कहीं लोग ध्यान देंगे और उसके कारण भी ऐसा लगता है कि लोग वोट करेंगे। तो ऐसे में अगर आप अपनी सरकार की परफॉर्मेंस देखें और उसका आंकलन करें तो ऐसी 4-5 बातें क्या हैं जिसका आपको लगता है कि इन चुनावों में प्रभाव रहेगा? सबसे बड़ी बात है कि एक योजना हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की जिसका नाम हमने जनमंच रखा। और जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम जहां लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में, एक मंत्री हर महीने में एक विधानसभा क्षेत्र में एक स्थान पर जाएगा, जिला का पूरा प्रशासन जाएगा और मौके पर समस्याओं के समाधान होंगे। आमतौर पर हमने देखा था कि गांव का आदमी शहर में जाता है और शहर में जाकर के जो हमारे दफ्तर है, सरकारी कार्यालय है, वहाँ पर फुटफॉल कम हो, ये हमारी प्राथमिकता थी। और छोटी छोटी बातों को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनका आना जाना और वहाँ टालम टोल कामकाज के लिए होना, ये बहुत बड़ा पीड़ा का विषय था। इसलिए हमने तय किया, हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, 12 मंत्री हर महीने पहले रविवार को गाँव में जाकर के प्रशासन के साथ मौके पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक हमारे जो 9 हमारे कार्यक्रम इस प्रकार के जनमंच के हुए, उसमें 30,000 से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर हुआ है, मौके पर ही। और ऐसे में एक कार्यक्रम तो ये जनमंच का कार्यक्रम, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो एक हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए एक निर्णय लिया हमने कि 70 साल की आयु के ऊपर आय सीमा में छूट देते हुए उनके लिए पेंशन का प्रावधान, तो 1500 रुपये पेंशन का प्रावधान करने से बहुत बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो बुजुर्ग जिनका घर परिवार सब कुछ है लेकिन बुढ़ापे में कोई साथ नहीं है और सहारा नहीं है, ऐसे में उनको एक बहुत बड़ी राहत इस योजना के माध्यम से मिली और जो पेंशन का 70 साल का हमने किया। तीसरा मैं कह सकता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पूरे देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जिन घरों में गैस नहीं थी, गैस का चूल्हा नहीं था, वहाँ पर गैस पहुँचाई। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में इसमें बहुत लाभ हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि बहुत बड़ा वर्ग छूट रहा था उस योजना के अंतर्गत, सभी कवर नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में हमने हिमाचल प्रदेश में सभी घरों में गैस पहुँचे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक योजना प्रदेश की ओर से चलाई जिसको हमने गृहिणी सुविधा योजना, जिसका हमने जिक्र किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत अभी तक जो है हमने 90,000 से ज़्यादा परिवारों को गैस का चूल्हा उनके घर में जो है सरकार की इस योजना के अंतर्गत दिया। एक ये योजना, और उसके बाद अगली एक और योजना
मोदी जी ने पूरे देश भर के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की और आयुष्मान भारत के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लिए 22 लाख लोग उसमें कवर हो रहे थे, लेकिन आबादी तो 70 लाख है और 70 लाख की आबादी में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा छूट रहा था जो उस आयुष्मान भारत के कवर में पूरा नहीं हो पा रहा था, इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में हमने जिम्मेवारी ली कि 5 लाख का जो हेल्थ कवर जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत पूरे देश भर में मोदी जी ने देने की योजना बनाई है, उसके अंतर्गत हम हिमाचल प्रदेश में एक योजना अपनी सरकार की चलाएं और उस योजना के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों का इलाज का प्रावधान करें और उसमें हेल्थ कवर वो ही जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए का है वही इसके अंतर्गत भी हमने किया है और उसमें हिम केयर के नाम से हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की ये योजना और उसमें हेल्थ कवर जो है 5 लाख रुपए का सभी लोगों के लिए है, 1,000 रुपये का प्रीमियम और उसके साथ साथ जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनको ये राशि भी देने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसी योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में एक शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत की है और जिसका लाभ पूरे प्रदेश के लोगों को मिल रहा है और प्रदेश में इन योजनाओं के माध्यम से एक बहुत ज़बरदस्त माहौल जो है गरीब लोगों के लिए, जो ऐसे लोगों को जो है मदद करने की दृष्टि से सरकार ने जो कदम उठाए, इसका अभिनंदन, इसका स्वागत चारों तरफ हुआ है। हम राज्य की ग्रोथ की बात करते हैं। पिछले जो इंडिकेटर्स हैं राज्य की ग्रोथ के वो अच्छे हैं, 7.3% ग्रोथ रेट है। लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिली है कि ये ग्रोथ जब हुई है तो उसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो कम हुई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा हुई है। इसका कोई खास कारण देखते हैं? निश्चित रूप से हम इस बात से थोड़ा चिंतित भी हैं क्योंकि पूरे प्रदेश की आबादी का लगभग 80% से ज़्यादा जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है वो किसान हैं, बागबान हैं, स्वाभाविक रूप से कृषि पर आधारित है, बागबानी पर आधारित है और ऐसे में ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा थोड़ा जो है जो ग्रोथ जो है वो कम आना, ये हमारे लिए चिंता का विषय बना है और हम इस बात को लेकर के कंसर्न्ड हैं और लगे हैं, इसमें कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो फोकस केंद्र सरकार का भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े स्तर पर है, वही फोकस हम हिमाचल प्रदेश में भी हम कर रहे हैं और उस योजना के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश में हमने एक और योजना की शुरुआत की है जिसमें जो हमारे प्राकृतिक खेती एक शुरुआत की है, तो उसमें जो है वो जो ये जितना भी हमारा ये केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल स्प्रे, ये सारी चीज़ें जो है इसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हो रही हैं, इसको थोड़ा सा हट करके ऑर्गेनिक और उसके बाद प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, उस दिशा में हमने नया एक इनिशिएटिव लिया है और मैं समझता हूं कि थोड़ा वक्त लगेगा। निश्चित रूप से 2022 तक जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश भी उसमें गंभीरता से प्रयत्न कर रहा है। जहाँ तक फलों का सवाल है, 4,000 करोड़ का लगभग ये कारोबार है और प्रदेश में जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये माना गया है कि फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर है जिस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है और छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उनको एनकरेज करने की ज़रूरत है। इस पर सरकार कुछ करे? निश्चित रूप से ये सचमुच में हमारे लिए अभी तक फोकस एरिया रहा नहीं आज से पहले और हम फूड प्रोसेसिंग में बहुत कुछ कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारा सेब की फसल अच्छी होती है, बड़े स्तर पर जो है सेब राज्य के रूप में हमारे इस प्रदेश की एक पहचान है और उसके साथ साथ में दूसरे भी जितने भी हमारे आम की फसल अच्छी होती है, आम के साथ साथ हमारे दूसरे जो नींबू प्रजाति के फल जो होते हैं वो भी बड़े स्तर पर होते हैं और इनकी प्रोसेसिंग का जो है जो हमारे यहाँ पर जो फोकस होकर के जो काम करना चाहिए था, छोटे यूनिट लगते, बड़े यूनिट लगते, तो ये मुझे लगता है कि ये कमी रही है। अब आने वाले समय में इस सारी चीज़ के लिए कर रहे हैं, हम आने वाले समय में एक चीज़ कर रहे हैं और उसमें पर्टिकुलरली जो एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हम प्लान किए हुए हैं सितंबर के महीने में, अभी तक तारीख तय होनी है मोटे तौर पर उसके लिए, उसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के इस एरिया को भी फोकस किया है। हिमाचल में एक और बड़ा पोटेंशियल है, वो है टूरिज़्म का। 164 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो हिमाचल आए हैं अगर पिछले सालों की बात करें तो। ऐसे में एक बात ज़रूर कही जाती है कि हिमाचल का जो पोटेंशियल है टूरिज़्म का
वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं हुआ, चाहे उसको लेकर यहाँ का जो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम है या जो रास्तों का प्रॉब्लम है उसकी बात करें, या फिर टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। इस सिलसिले में सरकार किस तरह से देखती है? ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा कि आज तक टूरिज़्म के लिए कोई हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है। जैसे हमने तय किया है, हम 50 जगह नहीं, हमने कहा कि हम 4-5 जगह डेवलप करना चाहते हैं, और जो एरिया जो है टूरिज़्म की दृष्टि से फिर वो देश दुनिया में जाने जाए, पहचाने जाए इस तरह से। जैसे हमने प्लान किया चांशल है, जहाँ स्कीइंग का बहुत बड़ा स्कोप है, उसको फोकस करके हमने प्लान किया है कि वहाँ वो वर्ल्ड क्लास एक स्कीइंग के लिए एक वो डेस्टिनेशन बन सकती है, उसके लिए हमने प्लान किया। और उसके बाद एक और जो दूसरा जो है, जो हमारा एक जंजैहली का इलाका पड़ता है, जो मेरे ही क्षेत्र में पड़ता है, वो हमारे पर्यटन की दृष्टि से जो है, हमारे इको टूरिज़्म के हिसाब से जो है बहुत एक अच्छी ऐसी डेस्टिनेशन, वहाँ प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है और बहुत सुंदर स्थान है, तो उसको भी डेवलप करने की। और उसके साथ साथ में फिर पौंग डैम, जहाँ बहुत बड़ा हमारे पास एक बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ा वो डैम की, तो उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा स्कोप है और उसको हम डेवलप कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी वाटर स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा स्कोप है और टूरिज़्म डेस्टिनेशन को के नाते उसको डेवलप करने के लिए बहुत अपार संभावना है, तो उसको डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में रोप वे, जो पुराने समय में हम बातें तो करते रहे लेकिन उसको फोकस होकर उसके काम नहीं हुआ था, अब हमने शुरू कर दिया। जैसे श्री नैना देवी के लिए हमने जो है आनंदपुर साहब से हमने MOU पंजाब के साथ किया, वो बहुत बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ धार्मिक पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। और उसके साथ धर्मशाला में जो हमारे 2-3 पॉइंट्स हमने डिसाइड किए हैं, वहाँ पर जो है हमारी जो है वो इस प्रकार से जो हमारे रोप वेज बनेंगे मनाली में, कुल्लू में। तो ये सारी चीज़ें जब डेवलप होंगी तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में इसमें टूरिज़्म का जो एक बहुत बड़ा स्कोप हिमाचल प्रदेश में है, जो आय का भी एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है, और आय के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के लिए रोज़गार के लिए भी बहुत बड़ा एक साधन बन सकता है, उसको हमने फोकस करके जो है अब काम करना शुरू किया है। रोज़गार के मामले पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 चीज़ें और पूछना आपसे चाहता हूँ। क्या जहाँ टूरिज़्म की डेवलपमेंट की बात है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है, क्या आपको लगता है कि सेक्शन 118 हिमाचल टेनेंसी और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रगति में बाधा है? देखिए, 118 सेक्शन 118 का जो है वो एक टेरर सचमुच में जो इन्वेस्ट करने के लिए आता है उनके दिमाग में, उनके जहन में रहता है कि इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा। तो हमने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि 118 हिमाचल की दृष्टि से एक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। उसके लिए उसकी जो है इम्पोर्टेंस जो है उसको हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 118 का जो है हमने अब आने वाले समय में उसमें ऑनलाइन कर दिया है, तो ऑनलाइन होने के बाद जो है ये लोगों को दिमाग में रहेगा कि 118 भी कोई बाधा है, 118 कोई दिक्कत है वहाँ पर। और अभी एज ऑन टुडे अभी भी हमने 118 में इस प्रोसेस को सिंपल कर दिया, जल्दी उसको फॉलो अप करने के साथ जो है उसको जो है जल्दी से हमने पूरा करने की उस प्रक्रिया को जो हमने जो कोशिश किया उसका परिणाम बहुत सार्थक रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है अभी तक भी जो इन्वेस्टर्स आता है तो कई बार हमको पूछता है इस बारे में कि 118 का कैसे होगा, इसमें तो बहुत समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय ये चिंता का विषय नहीं होगा। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि इस सेक्शन के तहत हिमाचल में जो बाहर के लोगों के लिए ज़मीन खरीदने पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं कि एक और एस्पेक्ट है, उसमें ये है कि इंडस्ट्री में हिमाचल में 70% लोग जो हैं हिमाचली जो हैं, हिमाचल के बोनाफाइड लोग हैं, उनको रोज़गार देने की बात है। आपने बीच में बात ये शुरू की थी कि इसे बढ़ाकर 80% करना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से इस पर काफ़ी विरोध था। हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हिमाचल प्रदेश में जो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे। आमतौर पर क्या होने लगा कि पहले ये होता रहा है, ज़्यादा होता रहा है कि जो इंडस्ट्री लगाते हैं तो थोड़े लोग यहाँ के लगा देंगे, लेकिन ज़्यादा लोग बाहर के ले आएंगे, जहाँ जिस स्टेट से उनका संबंध अपना है, जिस स्टेट से उनको आसानी से सस्ते इस पर जो है वो लेबर अवेलेबल हो पाती है, और ऐसा रहता था। लेकिन इसको हमने थोड़ा सख्ती से फोर्स किया है
थोड़ा ऐतराज़ ज़रूर आया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 80% नहीं भी होती है, लेकिन उसके नज़दीक तो पहुँचे। 70% तो हमारी प्राथमिकता है। और हिमाचल प्रदेश में, ये हमारे प्रदेश की ही बात नहीं है, दूसरे प्रदेशों में भी जहाँ भी जो इंडस्ट्रीज़ के साथ रोज़गार की अगर देने की बात आती है प्रदेश सरकार की ओर से, इस तरह के प्रावधान वहाँ पर भी हैं। हमने कहा है कि आप बाहर से मत करिए, ज़्यादा मत करिए, ठीक है। जहां आपको बिल्कुल भी कोई ऐसा स्किल्ड कोई आदमी इस तरह का नहीं मिलता, इस काम के लिए नहीं मिलता, तो उस परिस्थिति में आपको छूट है। लेकिन जो अवेलेबल हमारे पास है वो हिमाचल का हिस्सा बनता है, हिमाचल का अधिकार बनता है, और हिमाचल को वो मिलना चाहिए। अगर हम रोज़गार की बात करें, सीधा जुड़ा हुआ मामला है, तो एक आंकड़े के मुताबिक राज्य में 9,80,000 ऐसे युवा हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। ऐसे में एक 13% का ये फिगर बनता है अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन देखें। तो आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं? जो आप फिगर कह रहे हैं, ये फिगर कई बार फ्लक्चुएट होती है। कोई 10 बोलते हैं, कोई 10 बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं, कोई 11 लाख बोलते हैं, कोई इस तरह से रहता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नंबर काफ़ी बड़ा है। और ऐसी परिस्थिति में बेरोज़गारों को रोज़गार देना, हमारा उसमें मानना है कि सभी बेरोज़गारों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देना, ये किसी भी सरकार के लिए न तो व्यावहारिक है, ना ही संभव है। सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां दे सकते हैं वो दे रहे हैं। हर कैबिनेट में हमारे नौकरियों के आइटम्स आती हैं और नौकरियां दी जा रही हैं, और हज़ारों की तादाद में हमने अभी 1 साल के कार्यकाल में जो है हिमाचल प्रदेश में नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दी हैं। लेकिन उसके साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर में जो स्कोप है, उसके लिए जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है, उसमें इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि बेरोज़गारों को रोज़गार वहाँ पर मिल सके। तो इसलिए हमने एनफोर्स किया है कि 70 नहीं 80% जो है हिमाचल का हिस्सा उसमें होना चाहिए। तो उसमें भी हम काफ़ी ज़ोर से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका परिणाम भी है, बड़े स्तर पर बेरोज़गार नौजवान उसमें नौकरी के लिए वहाँ पर जाते हैं और रोज़गार उनको हासिल हो रहा है। लेकिन इससे हट करके मुझे लगता है कि अब ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। जो हमारे बेरोज़गार अपने संसाधन के माध्यम से, अपने संसाधनों के माध्यम से जो है वो रोज़गार जो है हासिल करें, ये बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की, और एक योजना जो खास तौर से उनको स्वावलंबन योजना जिसका हमने कहा है, जिक्र किया है अपने इसमें, स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है कोई अगर नौजवान अगर अपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको जो है वो 25% सब्सिडी उसमें देने का प्रावधान हमने किया है। और उसके साथ साथ में कोई अगर बेटी कोई लगाना चाहती है तो उसको ये सब्सिडी जो है 30% है। और ऐसे में बहुत बड़ी तादाद में जो है बेरोज़गार आगे आकर के अपना आय का साधन जो है वो बनाने की दृष्टि से इस प्रकार से आगे बढ़ कर के काम करने के लिए आ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये भी एक माध्यम है। पिछली सरकारों में भी और उसके बाद आई सरकारों में भी एक होड़ थी कि स्कूल शुरू कर दिए जाए, स्कूल खड़े कर दिए जाए, और इस होड़ में हुआ ये कि 7,858 स्कूल ऐसे निकले जहाँ पर या तो 0 बच्चे थे या फिर 20 तक बच्चे थे, 0 से 20 तक। ऐसे में आपको लगता है कि इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है? और इसमें एक और समस्या जो सामने आई कि वहाँ टीचर्स की कमी, और इसको लेकर हाई कोर्ट ने भी एक एफिडेविट मांगा था 2018 में कि आखिर ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें टीचर्स नहीं है या एक टीचर है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उसको लेकर क्या कर रहे हैं? जो संस्थान खोलने की अगर बात आती है, एक्सपेंशन की बात है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब रुकने की भी आवश्यकता है। अब जो संस्थान खुले हैं वो ठीक प्रकार से चलें, ये हमारा फोकस होना चाहिए। वहाँ पर स्कूल खुला है तो वहाँ पर अध्यापक हो, स्कूल खुले हैं तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पर सुविधा बैठने की हो, भवन बने वहाँ पर उस प्रकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध हों जो स्कूल में हो, में होनी चाहिए। ये सेक्टर मुझे लगता है कि हमको प्राथमिकता के आधार पर अब करने की आवश्यकता है। हमें इस बात को लेकर के थोड़ा दुख है कि पिछली सरकार ने जो क्वालिटी एजुकेशन पर उनकी प्रायोरिटी रही नहीं, और क्वांटिटी पर उनने इतना ज़्यादा ये ध्यान दिया कि जहाँ जो मांगा गया वो करते गए, घोषणा करते गए, संस्थान खोलते गए। इसमें बीजेपी भी सरकारें भी रही हैं। हाँ जी, स्वाभाविक रूप से बीजेपी की सरकार भी, लेकिन हमने अभी जो है 1 साल के कार्यकाल में एक्सपेंशन पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन किया है।
तो अब मुझे लगता है कि अब हम फोकस होकर के जो हम कर रहे हैं कि जो संस्थान खुले हैं उनको चलाना, वहाँ स्टाफिंग प्रॉपर हो, वहाँ पर बिल्डिंग बने, वहाँ पर सुविधाएं प्रॉपर हो, और इस पर मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक अब काम करने की स्थिति में जब आगे होंगे तो उसका परिणाम भी निश्चित रूप से आएगा। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी बात अगर करें तो ऐसा देखा गया है जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी जो सुविधाएं हैं उनको लेकर भी कई बार बात होती है, और ऐसे में राज्य के लोगों को या तो चंडीगढ़ या फिर दिल्ली जाना पड़ता है अपने इलाज के लिए। एक इसमें बात जो शुरू हुई थी वो थी राज्य में एम्स बनाने की। इस पर एक तो इस समस्या को लेकर आप क्या कर रहे हैं, और एम्स का जहाँ तक बात है उसको बनाने के ऊपर क्या प्रगति? हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में हमारे पास 6 मेडिकल कॉलेज जो है वो सरकारी क्षेत्र में है, और उसके साथ साथ में अभी हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी भी स्थापित कर दी, और एम्स की शुरुआत जो है वो जो है हिमाचल प्रदेश हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक उम्मीद है। और स्वाभाविक रूप से एम्स जो है जो बिलासपुर में जो बन रहा है उसका विधिवत जो है शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया है, और उसके बाद जब काम शुरू करना था तो संस्थान के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हम काम शुरू कर रहे हैं, सारी प्रक्रिया जितनी ज़मीन चाहिए थी ज़मीन की क्लियरेंसेज हो गई, ज़मीन उपलब्ध करा दी, और उसके बाद सारे चीज़ें होने के बाद टेंडर की प्रक्रिया हो गई। अब वो काम शुरू कर रहे हैं, हमने उसमें वहाँ पर भूमि पूजन भी किया, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी साथ थे, और काम शुरू हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में एम्स ठीक प्रकार से जब बन करके तैयार होगा, पूरा बन करके तैयार होगा, तो हिमाचल छोटे से प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी एक सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगी। हम कंपैरेटिवली दूसरे राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर हैं, इस बात को हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज अभी तक भी है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब 6 मेडिकल कॉलेज हमारे सरकारी क्षेत्र में हुआ है, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है, और आने वाले समय में 3 साल के अंदर 2-3 साल के अंदर अंदर हमारे पास कोई भी संस्थान ऐसा नहीं रहेगा जहां डॉक्टर नहीं होगा, सभी जगह डॉक्टर्स होंगे, और 2-3 साल की बात है। हाइड्रो पावर जो है उसको लेकर ये माना जाता है कि 27,000 मेगावाट का एक पोटेंशियल है हिमाचल में, जिसमें से केवल 4,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ऐसे में आपकी तरफ से भी एक कोशिश की गई थी जिसमें 700 से ज़्यादा ऐसे हाइडल प्रोजेक्ट थे जिनको रिवाइव करने के लिए आपने जो हाइड्रो पावर पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस लेके आने की बात कही थी। क्या उससे कोई फ़ायदा हुआ है, और इस पोटेंशियल को जो हार्नेस करने के लिए आपने क्या सोच है आपकी सरकार की? देखिए, हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी एक ऊर्जा राज्य के रूप में जाना जाता है, जहां पूरे देश भर में, हमारे पूरे देश में 45,000 मेगावाट जो है हाइडल सेक्टर में जो है जनरेट होती है, और 45,000 मेगावाट में से हिमाचल छोटे से राज्य का कंट्रीब्यूशन 10,500 मेगावाट का है एट प्रेजेंट जो जनरेशन हमारी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की है। लेकिन ये बात ठीक है कि 27,000 मेगावाट का हमारा पोटेंशियल, उसको हासिल करना, जिसमें माना जा रहा है हमारा 22 और 23,000 मेगावाट का जो है वो हार्नेसेबल है, जो जिसको किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी हैं जो पोटेंशियल तो दिखता है लेकिन वो करने में इतना सरल नहीं है, कठिन है, तो उसमें हम फोकस करके हम काम कर रहे हैं। और इसके लिए पिछले 10 साल हमारे ऐसे बर्बाद हो गए, जो हमने जो हाइडल सेक्टर में जो पॉलिसी जो थी हमारी पावर पॉलिसी हिमाचल की, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट थी, जो लोग यहाँ पर जिनको अलॉट किए प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट छोड़ करके जा रहे थे। तो हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हमने उसमें चेंजेस किए, और चेंजेस करने के बाद परिणाम ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि जो लोग छोड़ के जा रहे थे, उस पॉलिसी में चेंजेस आने के बाद जो है अब वो दोबारा हिमाचल प्रदेश में फिर से काम करने की जो है इच्छा जाहिर कर रहे हैं। नए जो हमारे जो अभी तक जो अलॉटेड प्रोजेक्ट्स नहीं है, उसको भी हमने प्लान कर लिया कि उसमें भी हम आने वाले समय में हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि भी उनकी भी अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। और मैं बहुत बड़ी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, आप 1 साल के अंदर देखेंगे अब नेक्स्ट इसमें हिमाचल प्रदेश में हाइडल सेक्टर में फिर से एक बार एक अच्छा एक बूम आने वाला है, अच्छी एक प्रगति होने वाली है, जिसमें जो प्रोजेक्ट अलॉटेड हैं वो काम करना शुरू करें, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट अभी तक अलॉटेड नहीं है तो उनको हम अलॉट करके जो है काम की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक सड़कों का सवाल है, ये एक बड़ा दिक्कत रही है हिमाचल में, और दूसरा जहाँ तक रेलवेज़ का सवाल है, जहाँ एक्सपेंशन नहीं दिखाई देता है हिमाचल में,
इन दोनों एस्पेक्ट्स को आप कैसे देखते हैं? ये हमारे लिए सचमुच में हिमाचल के लिए बहुत बड़ा एक परेशानी का जो है वो एक कारण है कि कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप कनेक्टिविटी बाय रोड कहें तो वो भी करना कठिन है, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस जिस प्रकार की है, रोड हम बनाते हैं, बरसात आती है टूटती है, सर्दी आती है फिर टूटती है, तो उसके कारण मेंटेनेंस पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है और बार बार मेंटेनेंस, साल भर मेंटेनेंस जो है वो पे लगना पड़ता है हमको काम के लिए। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी उम्मीद हमारे लिए ये है कि अभी हमको जो 4 लेन हमारे जो अभी जिन पर काम चल रहा है उसके कारण बहुत बड़ी एक कनेक्टिविटी की एक सुविधा हमको हिमाचल प्रदेश में मिल रही है। हमारा रेलवे की कनेक्टिविटी का उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति तो नहीं हुई है और उम्मीद भी हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल जैसे प्रदेश में रेलवे नेटवर्क को आगे बढ़ाना इतना सरल नहीं है, क्योंकि बहुत कॉस्ट में जो बहुत ज़्यादा जा रहा है। फिर भी हमने इसमें उम्मीद नहीं छोड़ी है और हम लगे हैं, लगातार लगे हैं। और एक जो हमारी जो लेह मनाली से होकर के हमारा लेह लद्दाख तक जो है वो सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से जो है रेलवे कनेक्टिविटी का एक इशू है, उसमें प्रोग्रेस हुई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जितनी तेज़ी से उसको आगे बढ़ना चाहिए तो इस वक्त अभी वो स्थिति नहीं है। लेकिन एक उम्मीद हम कर सकते हैं कि एक वो माध्यम होगा आने वाले समय के लिए। और उसके बाद जो बाई एयर कनेक्टिविटी की है उसमें भी हमारे लिए सचमुच में चिंता कुछ 3 हमारे पास यहाँ पर एयरपोर्ट हैं और वो भी बड़ी छोटी कैपेसिटी के हैं और उसके कारण बहुत बड़ी दिक्कत हमको आ रही है हिमाचल प्रदेश में। और एक एयरपोर्ट हम हिमाचल प्रदेश में बड़ा एयरपोर्ट जो है उसको हम लगे हुए हैं और उसकी प्राथमिक जो हमारी प्राइमरीली जो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस होती है वो सारी हमने पूरी की है। उसका OLS सर्वे जो है वो पूरा हुआ है और वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के बल क्षेत्र में जो है उसमें लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल जो कि राजनीतिक तौर पर भी बार बार बोला जाता है वो है कि प्रदेश पर जो कर्जा है, लगभग अगर एक अनुमान लगाया जाए तो 50,000 करोड़ का लगभग कर्जा है हिमाचल प्रदेश पर। इस बारे में सरकार क्या करेगी? क्या केवल कर्जा लेके ही हिमाचल में आगे प्रगति होगी या हिमाचल अपनी आय के लिए भी चीज़ें करेगा ताकि हिमाचल में जो ये कर्ज की प्रॉब्लम है ये इसका सलूशन हो सके? 50,000 करोड़ रुपए का जो ऋण का आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे लिए सचमुच में चिंता का विषय है। ये संभव भी नहीं है कि हम प्रदेश के किसी और माध्यम से जो है इस खर्चे को, इस ऋण को हम तुरंत ख़त्म कर सकें। लेकिन हम अपने फिजूल खर्ची को रोकें और फिजूल खर्ची को रोकने के साथ साथ में जो चीज़ें अपने स्तर पर की जा सकती हैं, जो अपना सोर्स हमारे अपने रिसोर्सेज जो हैं उनके माध्यम से आय का साधन बने, ये हम फोकस करके काम कर रहे हैं। जिसमें हमारा टूरिज़्म एक सेक्टर है और उसके बाद माइनिंग हमारा दूसरा सेक्टर है और तीसरा हमारा जो एक्साइज का ये है, ये हमारे मेजर सोर्सेज हैं जहाँ से हमको आय होती है। और आय होने के साथ साथ में हमको हिमाचल प्रदेश में जो है थोड़ी उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि जो ऋण है उस ऋण को और ज़्यादा बढ़ने ना दें, उसको थोड़ा रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ये मुझे कहना है बस। एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि लोकसभा चुनावों का माहौल है, ऐसे में ये भी माना जाता है कि बीजेपी के अंदर, राज्य में बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं एक फैक्शनलिज्म है। जो पुराने नेता हैं उनके ज़रिए ये माना जाता है कि वो जो है प्रेजेंट सरकार या आपकी बात करें आपकी सरकार के साथ नहीं। देखिए, मुझे लगता है ये धारणा समाप्त हो गई जब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको ये जिम्मेवारी दी। हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक दृष्टि से अगर हमारी पार्टी की अगर बात कहें, मुझे इस बात का संतोष है, मुझे इस बात की खुशी भी है कि वरिष्ठ नेतृत्व जो है हमारे साथ सहयोग दे रहा है। और चाहे वो शांता कुमार जी हैं, चाहे वो धूमल जी हैं, चाहे वो नड्डा जी हैं, हम सब लोग मिल कर के काम कर रहे हैं। और यहाँ ऐसी परिस्थिति भी नहीं है कि बहुत बड़ा वरिष्ठ नेतृत्व के हिसाब से, क्योंकि आयु के हिसाब से हो सकता है कि हमारे और उनकी आयु में अंतर है, लेकिन काम करते हुए मैं 22 साल से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हूँ और मैं पार्टी के अध्यक्ष के दायित्व से लेकर के मंत्रिमंडल में रह करके और 5वीं बार विधायक हूँ। वरिष्ठता की अगर बात कही जाए तो ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही पहली बार आए हैं।
ठीक है, दायित्व तो पहला है, जिम्मेवारी पहली बार इस प्रकार की मिली है और इस जिम्मेवारी को बखूबी के साथ निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक तो लोकसभा चुनावों के लिए आपको शुभकामनाएं और राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।